आई एम सिमरन सानी एंड आज की इस वीडियो में हम रिविजन करने वाले हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ मैं आपको नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन, अगर आपने ये कर लिया डन, कुछ और मत करना, ठीक है। एक हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर, प्लस मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यहाँ डिजिटल बोर्ड पे तुम्हें आंसर्स भी इसके दिखाई दे जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनको अपलोड कर दूंगी, प्लस मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे मैंने सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। और अब जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते थे उनके लिए भी सीधा साधा सॉल्यूशन है, आपके सामने स्क्रीन पे सारे के सारे नोट्स चल रहे हैं, तो तुम इनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। डन। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी C_Sahani, और यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे नोट्स एंड ऑल दैट मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक माय आईडी, और वहाँ पे जाके एसएसटी इंग्लिश साइंस हर एक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, रिलेटिव डिवाइसेस, पोटिक डिवाइसेस, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो इस समय पे अगर आप पे प्रिपरेशन का कम टाइम बचा है तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग रिविजन करें, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स पढ़ाऊंगी नहीं, साथ के साथ उनका यू कैन से दैट खाली ये नहीं कि रिविजन करा रहे हैं, साथ के साथ हम चैप्टर को याद भी करते रहेंगे कि हाँ भाई चैप्टर में ऐसा हुआ था, ठीक है। डन। तो लेट्स स्टार्ट द रिविजन बैच ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपकी बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं वही हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Who remarked when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? तो आपको ऐसे ही चार ऑप्शन गिवन होंगे, गुसेसिपी मजीनी, मेट्रिनिच, लुइस फिलिपी, जॉन गॉथफ्रीड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेट्रिनिच। डन। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, और एक चीज जरूर ध्यान रखना आप लोग, जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे, ऑप्शन बी है, आंसर क्या है? बी, मेट्रिनिच। डन, आंसर बी है। अब जब तुम्हारी जो शीट होगी, लेट मी शो यू, जो तुम्हारी शीट होगी, ये तुम्हारी बी शीट है। डन, ये तुम्हारी बी शीट है। इस पे तुमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर डाला और तुमने डाला 1। यहाँ पे अगर तुम खाली बी लिखोगे ना, ऐसे मत करना। हाँ मुझे पता है आंसर बी है, मेट्रिनिच, बट फिर भी गाइज ऐसे खाली बी मत लिखना, पूरा आंसर लिखना, बी मेट्रिनिच, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है। क्यों? बाई चांस गाइस, बाई चांस हमें अपने जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हो उससे 100 नंबर लेने हैं हमने, तो हमें उसे खुश करना है। उसको बी दिख रहा है, उनको याद है ऑप्शन, बट फिर भी हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। बी है मेट्रिनिच, पूरा लिखेंगे, हर एक जो हमारा वो होगा एमसीक्यू उसका पूरा आंसर लिखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैड बीन पार्टी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी? तो इसका आंसर क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है? ए स्पेन, बी ग्रीस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो कौन सी थी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट? हैज बीन, पार्टी नहीं, पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, तो ग्रीस था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम के अंदर विद द ऑप्शन, तो मैंने वैसे ही प्रिपेयर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country became full-fledged territorial state in Europe in the year 1789? तो हम सबको पता है फ्रांस बना था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्पेन। अब ऐसे आपको इंग्लैंड का जो हमारा या स्पेन का, बाकियों का भी यूनिफिकेशन का, हर एक की यूनिफिकेशन ऑफ इटली का ईयर दे दिया जाएगा, और ऑप्शन दिए जाएंगे दैट विच कंट्री वॉज यूनिफाइड इन सो एंड सो ईयर, ठीक है। और ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो अलग अलग टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? तो कब हुआ था? 1787, 1759, 1789, 1769। तो 1789 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन? यूरोपियन कंजर्वेटिव्स इन तीन में से कौन सी बात में बिलीव नहीं करते थे? तो ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी, स्ट्रेंथन द मोनार्की, रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। तो ऑब्वियसली जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे वो क्यों चाहेंगे कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज वापस आए? तो इसलिए दे डिड नॉट बिलीव इन द रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनुआ। तो कौन थे वो? मेट्रिनिच, जॉन गॉटफ्री, गुसेसिपी मजीनी। तो इटालियन थे तो गुसेसिपी मजीनी थे। डन, आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन फॉर द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप? तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी डिप्लोमेसी क्रिएट करने के लिए? ए जर्मन, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश, एंड वी नो इसका आंसर क्या है? सी फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली के ऊपर 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यंग इटली क्या थी? एक विजन ऑफ इटली था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक नेशनल एंथम था, क्या था? नन ऑफ दिस था। तो वी ऑल नो यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी कौन से ईयर में हुई थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, इसने कौन सी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट नेशन का स्टेटस दिया था?
A ग्रीस, B ऑस्ट्रेलिया, C इटली, D नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है इसका? A ग्रीस। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो कितने अच्छे से हमारे सारे आंसर्स प्रिपेयर हो रहे हैं। Which of the following did not play a role to develop the nationalist sentiment? तो आर्ट, म्यूजिक, क्लाइमेट। तो हमें पता है आर्ट के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया जोमेनियम और ये जो हमारी सारी फिगर्स थी, प्लस ब्रोशर्स बने, एंड म्यूजिक के थ्रू भी, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स के थ्रू। बट क्लाइमेट का तो कोई रोल नहीं था इसमें। तो आंसर क्या है? बी, सी क्लाइमेट। ठीक है। Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? तो हम सबको पता है इसका आंसर। ऑप्शंस क्या है? गुसेसिपी गार्बिदिल, विक्टर इमैनुअल टू, गुसेसिपी मजीनी, केवियर। तो आंसर क्या है? विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास? तो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे? एलाइट क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, आर्टिसंस। सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो इनको प्रिपेयर कर लो यहीं से, फिर तो सीधा 100 नंबर ही आने तुम्हारे। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1803? तो फर्स्ट अपहीवल कहाँ हुआ था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रीस में। तो वी ऑल नो फ्रांस में हुआ था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was an area called, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सीरियस टेंशन क्रिएट हुई थी? ऑप्शन ए ऑटोमन, ऑप्शन बी प्रूशिया, ऑप्शन सी बाल्कान, ऑप्शन सी मैसेडोनिया। तो वी ऑल नो द आंसर, ऑप्शन सी बाल्कान। बाल्कान रीजन में सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियंस डिफीट? तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which newly designed flag was chosen to replace the formal flag royal standard in France? तो कौन सा फ्लैग था वो? यूनियन जैक, ट्राई कलर, वाइट सेलेटर या फिर रेड क्रॉस? तो जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको रिप्लेस करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following reforms made the whole system in France more rational and efficient? तो कौन से रिफॉर्म्स करे गए थे? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी सोशल रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऑप्शन डी पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, गवर्नमेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसके वजह से जो हमारा होल सिस्टम था वो मोर रेशनल एंड एफिशिएंट बन गया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस? एडोल्फ हिटलर, मेसेलोनी, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क। तो वी ऑल नो नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रीजन इज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर? हैब्सबर्ग एम्पायर कौन सा रीजन को रूल करता था? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑप्शन बी फ्रांस नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी स्पेन पोर्चुगल, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड आयरलैंड। तो कौन से एरिया को रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखते हैं हम। What was the main occupation in the mid 18th century in Europe? तो मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? ये क्वेश्चंस आएंगे 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेंचुरी से रिलेटेड। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, पीजेंटली, क्राफ्ट्समैनशिप, ऑल ऑफ द अबव। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? पीजेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग प्रिवेलिंग इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप? तो किस टाइप के लैंड्स होते थे? क्वेश्चन में क्या है इसका मतलब, इंग्लिश से हिंदी समझो। मेन फीचर ऑफ पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग तो कैसी होती थी? टेनेंट्स होते थे, यानी कि किराए पे काम करने वाले फार्मर्स। वास्ट एस्टेट्स होती थी, बड़े बड़े जो बहुत बड़ी बड़ी लैंडलॉर्ड्स और उनकी ज़मीनें। और स्मॉल ओनर्स होते थे या लैंडलॉर्ड्स होते थे। तो वी ऑल नो वास्ट एस्टेट्स होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ये। विच कंट्री बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस? तो ए पोलैंड, बी प्रूशिया, सेकेंड सी हंगरी एंड डी ऑस्ट्रिया। तो पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है। व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट द लिबरल नेशनलिस्ट? ठीक है, तो सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द प्रेस, प्रेजर्वेशन ऑफ द चर्च, अ मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। तो व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द लिबरल्स? कौन सा लिबरल ने जो इशू था उसको क्रिटिसाइज करा था? एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नहीं थी तो उसी को उन्होंने क्रिटिसाइज करा था। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही थी वो ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करा। 24th क्वेश्चन। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटरफील्ड क्लेम द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द। ट्रू जर्मन कल्चर वो क्या कहते हैं, किन कौन शो करते हैं? ए कॉमन पीपल, बी एरिस्टोक्रेटिक, सी मिडिल क्लास एलाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने क्या बोला, जो कॉमन पीपल है वो ट्रू जर्मन कल्चर जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ द वॉल्क्सगेस्ट। मुझे ना प्रोनाउंसिएशन कई बार वर्ड्स की अच्छे से होती नहीं है। तो मीनिंग ऑफ द वॉल्क्सगेस्ट इज ए कॉमन पीपल, बी स्पिरिट ऑफ द नेशन, सी म्यूजिक एंड डी नन ऑफ द अबव। तो वॉल्क्सगेस्ट का मतलब क्या है? स्पिरिट ऑफ द
नेशन। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चंस MCQ टाइप कंप्लीट हो गए हैं। अगर तुमने पुरानी वीडियोस नहीं दिखे तो उसमें मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ये थर्ड वीडियो है मेरी आई थिंक सो MCQ के ऊपर, एंड 10 मिनट्स की तुमने वीडियो देखी, MCQ कंप्लीट खत्म है। इस NCERT को चाटने की जरूरत नहीं है अब कि NCERT में से कोई MCQ पढ़ने, नो, यू आर डन। अब देखते हैं कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन। What were Jacobin clubs? How did their activities and campaigns help to spread the ideas of nationalism in abroad? ठीक है, explain. तो Jacobin clubs were the political clubs that were set up by educated middle class in all over Europe to replace aristocratic regimes in Europe with democratic government. ये clubs बने थे, एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा रूल हो रहा था एरिस्टोक्रेसी का, एंड दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है, दे वर नॉट फेयर विद द पीपल, तो इसीलिए जैकोबिन क्लब बने। और यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व थे? मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, इन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई सो दैट दे कैन रिप्लेस द एरिस्टोक्रेसी विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी लाने की शुरुआत करी गई, ठीक है। दे वर इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स इन फ्रांस, और ये फ्रांस के इवेंट से इंस्पायर थे, जैसे फ्रेंच को डेमोक्रेसी मिली, दे ऑल्सो वॉन्टेड। द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स ऑफ दीज पीपल of these clubs paved the way for the French armies which moved into Holland. अब इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से फ्रेंच सोल्जर्स को रास्ता मिला इनके आने का। They moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790, और बाद में much of the Italy में आ गए in 1790. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies carried the ideas of nationalism in foreign countries. और जब यहाँ पे जो आइडिया था उसके बाद यहाँ से आइडिया को जो हमारी फ्रेंच सोल्जर्स थे बाकी जगहों पे भी लेके गए कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी हम नेशनलिस्ट बना के रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो किस टाइप के इकोनॉमिक हार्डशिप्स आए थे वो हम रीड करेंगे इसमें। द 1830s वॉज द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप बिकॉज, पहले आप स्टेटमेंट लिखते हो ऐसी, तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। तो फर्स्ट हाफ में पॉपुलेशन बिल्कुल ही एक्सप्लोड हुई थी एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स एंड फ्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब हमें पता है भाई अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है एम्प्लॉयमेंट की, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा भी, यही तो है, पॉपुलेशन ज़्यादा, रोजगार दो, एग्जैक्टली वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज इन सर्च फॉर जॉब्स। और जब ऐसा होता है तो हमेशा रूरल अर्बन पॉपुलेशन होती है, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोड होती है तो बेचारे जो हमारे गाँव के लोग होते हैं उनको भी शहर आना पड़ता है जॉब लेने के लिए। दे लिव्ड इन ओवरक्राउडेड स्लम, देन दे स्टार्ट लिविंग इन द ओवरक्राउडेड स्लम्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीनरी गुड्स। और जब बाहर से इम्पोर्ट्स कराने लगते हैं तो उसकी वजह से जो स्मॉल पीपल होते हैं उनको इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है? इन दोज पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी वाज स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉयड इनॉर्मस पावर, द पीसेंट्स ग्रोन अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेशन। और वो पार्ट जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी तो वो तो फ्यूडल सिस्टम के नीचे ही पिस रहे थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द राइज ऑफ फूड प्राइजेस and a year of bad harvest added to the miseries of the common people. बाद में क्या हुआ? फूड प्राइसेस राइज हो गए और बैड हार्वेस्ट हुआ, जब बारिश नहीं आई थी, बैड हार्वेस्ट की वजह से जो हमारे पुअर पीपल थे और जो कॉमन पीपल थे और उनकी जो लाइफ थी मिजरी में आ गई, बिकॉज अब उनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज गुसिसिपी गार्बिदिल, व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मूवमेंट ऑफ इटली। ठीक है, तो ये आपका आंसर दिख रहा है। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज इंस्टाग्राम ये सब मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल द स्टूडेंट्स एंड यू कैन जस्ट लर्न इट, ठीक है। सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आउटलाइन द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो क्या क्या फीचर्स थे ट्रीटी ऑफ वियना के? लेट्स सी, दिस ट्रीटी टुक प्लेस इन 1815 एट वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में इसने ये साइन हुई थी। इन दिस ट्रीटी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया वर मेट। इस ट्रीटी में ये सब कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मिले थे, ठीक है। द मीटिंग वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। किसने होल्ड करी थी? ड्यूक मेटरनिच ने करी थी। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन चांसलर। 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस वॉज टू undoing most of the changes that had come about in the European during the नेपोलियनिक वॉर। तो जो कुछ भी नेपोलियन के टाइम पे चेंज हुआ था ना उसको अनडन करने के लिए, उसको पहले जैसा बनाने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना में ये लोग मिले थे। नाउ हु वाज मारियन एंड जर्मेनिया, तो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा आंसर। नाउ यू कैन सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स इमर्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स कैसे इमर्ज हुआ? लेट्स सी दिस।
The nationalism and the idea of nation states emerged among the culturally diverse regional social groups of European continent. अलग अलग regions के, अलग अलग cultures के, अलग अलग social background के लोगों के मन में nationalism की feeling जगी. ठीक है. With the formation of European society due to industrialization, the new-minded middle class emerged. It compromised labor. अब एक नई टाइप की ना क्लास बन गई थी, मिडिल क्लास बनी. ठीक है. और इन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई. ठीक है. अब इसमें कौन कौन थे? लेबर्स थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे. इन सब लोगों ने एक मिडिल वर्किंग क्लास टाइप हमारी बनी. द एजुकेटेड एंड द लिबरल पॉपुलेशन अमंग द मिडिल क्लास थॉट टू यूनाइट द कल्चरली कंपैटिबल सेक्शन ऑफ द यूरोप सोसाइटी. तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो हमारी जैसी सोच रखते हैं. Hence they thought of nationalism and this led to the emergence of the idea of nation states. और इससे nationalism की feeling उनके मन के अंदर आई and it led to the emergence of the nation state. ठीक है. Next question. What were the impact of Treaty of Vienna on European people? Let's see. Representatives of the European power, Britain, Russia, Prussia and Austria signed the Treaty of Vienna in 1850. Following were the impacts. ठीक है. Impact देखते हैं हम इसके. First is डिपोज बर्बन डायनेस्टी वो रिस्टोर टू पावर. तो जो बर्बन डायनेस्टी जो खत्म हो गई थी उसकी पावर वापस आ गई. ठीक है. फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच वॉज प्रिवेंटेड. अब फ्रेंच जो आर्मीज थी वो आगे कहीं और नहीं जा सकती थी. प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर. प्रूशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज वेस्ट में मिली. वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली. ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया. ठीक है. इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड. रशिया को पोलैंड मिला थोड़ा सा. वाइल प्रूशिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सनी. प्रूशिया को क्या मिला? सैक्सनी का एक छोटा सा पोर्शन. द ट्रीटी स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म को स्लो कर दिया इन लोगों ने. देयर वाज अ एफर्ट टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन. तो मोनार्कीज को रिस्टोर करने की कोशिश करी गई एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. और फिर से वही जो इतने मुश्किल से ये लोग लेकर आए थे उसको वापस लाने की कोशिश करी गई. नाउ हु वाज बिस्मार्क? हाउ डिड ही यूनिफाई जर्मनी एज अ नेशन स्टेट? सो यू कैन रीड दिस क्वेश्चन. लेट्स सी. एंड बस ये रहा इसका आंसर. मैं रीड नहीं कर रही हूँ इसको, तुम देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. 4 पॉइंट लिखो, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हारे को. डन. तुम में से काफ़ी बच्चों को आंसर आता भी होगा. लास्ट क्वेश्चन इज गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवोल्ट लेड बाय द सिसिलियन वीवर्स इन 1845. ठीक है. तो उनका रिवोल्ट पढ़ लेते एक बार. इन 1845 सिसिलियन वीवर्स रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल फॉर फिनिशिंग टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स. तो फिनिश प्रोडक्ट तो तैयार करके उन्हें देना पड़ता था बट उनकी पेमेंट्स बहुत कट हो रही थी. डिससेटिस्फाइड एंड रिजेंटेड वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स ऑन 4th June एंड मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस. तो उन्होंने सब इकट्ठे होकर 4th June को अपने कॉन्ट्रैक्टर के जो मैंशन था, विला था, वहाँ पहुँच गए फॉर डिमांडिंग ऑफ द हायर wages. The contractor fled with his families to a neighboring village, which ultimately refused to shelter to such a person. और वो भाग जाता है कहीं और पे एंड जो जिनके यहाँ वो भागा होता है तो वो मना कर देते हैं उसको अपने घर पे रखने से. Now last question is what are the main symbols of independent nations? तो क्या मेन सिम्बल्स होते हैं? फर्स्ट इज द नेशनल फ्लैग. अब हम इंडिपेंडेंट नेशन है इंडिया, वी आर हैविंग आवर ओन नेशनल फ्लैग. नेक्स्ट इज नेशनल एंथम. नेशनल एंथम होती है. थर्ड इज नेशनल लैंग्वेज. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज द नेशनल सील. सील होती है एक सबकी. ठीक है. एवरी कंट्री इज आइडेंटिफाइड थ्रू दीज सिम्बल्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. अब हमारा फ्लैग है, अमेरिका का फ्लैग है अलग है, हमारा फ्लैग है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है अलग है, हमारा फ्लैग है फ्रांस का फ्लैग है अलग है, फ्रांस एंड इटली का फ्लैग अलग है, तभी तो हम उन्हें पहचानते हैं. जैसे मेरी शक्ल और तुम्हारी शक्ल अलग है वैसे हमारे जो देश है उनके जो फ्लैग्स है उनकी शक्ल भी, उनका जो लुक होता है वो भी अलग होता है, आइडेंटिफाइड बिल्कुल यूनिक होता है. ओके. सो विद दिस we have completed so many question and I hope कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. you will get 100 marks in your SST also. तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग डिजिटली अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप अभी लॉन्ग आंसर रह रहे हैं. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर कराऊंगी. नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे, फिर इको को पकड़ेंगे. तो लेट्स इन टुडेज वीडियो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाली हूँ प्लेलिस्ट तुम लोगों के लिए SST की. इसी तरीके से मैंने आपको SST के हर एक चैप्टर का जो रिवीजन है वो करवा रखा है, इंग्लिश का भी करवा रखा है. इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट को जाके देख लो, फायर लगा देना अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर. प्लस साइंस के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीटेड है मेरे चैनल पे. तो आप प्लेलिस्ट देखो. बाई चांस ना कई बार ऐसा होता है देखो प्लेलिस्ट लोड नहीं होती है, तो आप अगर कोई चैप्टर डालते हो जैसे आपने लाइफ प्रोसेस से सर्च करा हुआ होगा तो बाय सिमरन साहनी डाल दिया करो, माय नेम इज सिमरन साहनी. तो वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने आज तक लाइफ प्रोसेस पे बनाई है. तो मैं नेशनलिज्म इन यूरोप के पुराने वीडियो सर्च करने तो मैं इतने सारे बना चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. तो बच्चों के बोर्ड एग्जाम में आए हैं तो सर्च करो नेशनलिज्म in Europe by Simran Sani and you will get the answers. Okay, so let's end the video. Best of luck all my students and I'll meet you in the next video.